देखो, आज से आप लोग का जो हिस्ट्री टॉपिक चल रहा, इतिहास, यही हम लोग बोलते हैं। बचपन में ही बताया जाता है कि हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का पेपर है। इतिहास का मतलब क्या होता है? बोलो, जो इसको जो समझ में आता है बोलो, क्या होता है? बीते हुए घटनाओं के बारे में जानना इतिहास। और बोलो, अरे जिसका जो दिमाग में पढ़ा है बोलेगा तब तो उसको फिल्टर करेंगे। और बोलो, पीछे से बोलो, वॉइस में, क्या होता है इतिहास? हाँ बोलो, बोलो, जो बोल जो आता है बोलेगी तब तो। नहीं, अरे क्या होता है इतिहास? इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं क्या? अतीत के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं, या बीते हुए बात को इतिहास कहते हैं। लेकिन ये कंप्लीट लाइन नहीं है। इतिहास का मतलब ये होता है, मतलब कल कल खाना खाएं आपका इतिहास है आज के लिए। क्या है? महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, उसमें भी और जोड़ना पड़ेगा। इतिहास का मतलब ये होता है बीती हुई वे घटनाएं जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है, उसी को हम लोग इतिहास करते हैं। खाना खाना कौन सी प्रभावित किया? लेकिन अगर कोई व्यक्ति खाना खाते हुए मर गया तब क्या हुआ? उसका सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? बोला अरे खाना में कुछ जहर वहर मिलावल था का कि जो लुढ़क गया, प्रभावित किया। तो इतिहास का मतलब भी यही होता है कि आपकी बीती हुई वे घटनाएं जो आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। और यही चीज आप पूरा इतिहास में पढ़ेंगे। क्या राजा लोग का सामाजिक जीवन कैसे था, आर्थिक जीवन कैसे था, राजनीति कैसे चला रहा था, शासन व्यवस्था कैसे चला रहा था, इसी चीज का ना हम लोग अध्ययन करते हैं। दैट इज कॉल्ड इतिहास। तो वही इतिहास। तो आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब आप लोग डायरी लिखते हैं क्या? सपोज करो आप अधिकारी बन जाएंगे तो अपना लिखेंगे ना डायरी। अधिकारी स्कूल जाते थे, घर में भूखे प्यासे मंगलम कोचिंग जाते थे, सर इतना डांटते थे तैयो एब्सेंट नहीं करना पड़ता था। आप अधिकारी बन जाएगा तो अपना डायरी लेंगे तो क्या होगा? आपका नीचे का जनरेशन, मेरा दादा परदादा देखिए पढ़ेगा, तो मैंने आपकी घटनाओं को वो पढ़ रहा है। आप अधिकारी बने, कैसे बने, और इस तरह स्ट्रगल करके, तो आपका प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तभी तो ये लिखेगा नहीं हम हजारीबाग में रहते थे, मोटरसाइकिल से आते थे, घर में सूझ जाते थे, ये डायरी में लिखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो दादा मेरा तो पहले फर्जरी था, हम लोग क्या करेंगे? हाँ, दादा तो दादियों तो बनेगा, तो बोला फर्जरी था। ठीक है, तो ऐसा घटना तो नहीं लिखते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक, तो इसी को जनरली इतिहास बोलता जाता है। तो इसी को बोलचाल की छोटी सी बातों में हम लोग बोलते हैं अतीत के अध्ययन को इतिहास। लेकिन वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसका पूर्ण डेफिनेशन होगा अतीत के वो घटनाएं जो आपके किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करेगा, वही आपका इतिहास कहलाता है। ठीक, अब इतिहास तो आ गया, तो इतिहास क्या हुआ था? जानते इतिहास का जनक किसे माना जाता है? बोलो, हेरोडोटस। देखो हेरोडोटस, ये हेरोडोटस क्या था? अगर ये ना होता तो शायद आपको इतिहास पढ़ना नहीं पड़ता। एक कहावत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी दिन में रटा तो रात में सफा, यही बोलते हैं ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, दिन में रटोगे तो रात में सफा। एक कहां से? एक यूनानी आया था, ये यूनानी था, ठीक है, यूनान देश का रहने वाला था ये। अब यूनान देश का रहने वाला था, तो इन्होंने क्या बोला कि इतिहास को कोई लिखा जाए, समझा जाए, अतीत क्या था हम लोग का वो समझने जाए। क्योंकि देखोगे फॉरेनर लोगों को कुछ काम धंधा नहीं मिलेगा ना, तो किताब उताब कॉपी लेके जंगल उंगल में पढ़े लग जाता है। तो ये कहीं भटकते भटकते चला गया होगा, इसको पसंद आया वहां का यूनान लोग, क्योंकि फॉरेनर लोग देखते रहो घूमते फिरते रहता है, तो इसको भी समझ में आया कि नहीं हम लोग का क्या था पूर्वज, क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, हम कैसे आए पृथ्वी लोक पर पे। ये पूरा सोचने लगा। जैसे न्यूटन सोचा था काहे सेव गिर गया जमीन पर, अगर वो सेव नहीं सोचता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बनाता, ग्रेविटी। तो उसी तरह इतिहास, हेरोडोटस, अगर ये हेरोडोटस नहीं रहता तो इतिहास बोलता नहीं बनता। और आप लोग इतना परेशान नहीं होते कि पढ़िए क्या प्राचीन भारत, मध्य भारत आदि, राजा लोग उधर मर के गया, हम लोग क्या दरकार है?
कोई दरकार है? अभी राजा के चला गया, क्या हमको मिला? अच्छा, देश आजाद हुआ, हाँ जी, पुष्पमाला आप लोग अर्पित करते हैं। खाली जब जिसका बर्थडे रहता है और देश का आजादी रहता है वही दिन 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करते हैं, और बाकी दिन याद करते हैं? पूरा संविधान बताएं, पॉलिटिक कोई नियम पालन करता है आर्टिकल का? नहीं। तो बस वो बोलते किताबें तक सही है। तो वही इसी तरह अगर आपको एग्जाम में अगर हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं? नहीं। लेकिन हिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। समझिए, कोई भी चीज के बारे में हर चीज का उद्देश्य छिपा होता है। अगर आपको इतिहास पता नहीं होगा तो आपका पास्ट कैसा था, आप पास्ट में किस प्रकार के आपके पूर्वज जीवन जी रहे थे, किस प्रकार के रहन सहन थे, उससे आपका परिवर्तन क्या हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। नहीं तो पहले के जमाना में सुने होंगे आदि मानव क्या थे, जिधर जाता था भाला से भोग दिया या ढेले से मार दिया, जानवर मर गया, खा गया मांस। आप कर सकते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? डेवलपमेंट, परिवर्तन, एवोल्यूशन, क्योंकि साइंस यही बोला जाता है। थोड़ा सा इसको लिंक कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस सृष्टि पर जीवित रहना है तो आपको समय के अनुसार चेंज लाना पड़ेगा, समय के अनुसार परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो परिवर्तन ही इस सृष्टि की मांग है। जैसे एग्जाम्पल, पहले डराते थे 2G चलाते थे, अब बाबूजी से बोलते नहीं हमरा 6G फोन देगा तभी हम पढ़े जाएंगे, नहीं तो नहीं। कहा 2G में सर कुछ नहीं, खाली बटन टिपेंगे फोन आएगा, क्या करेंगे उसमें? समय के अनुसार अपना स्टूडेंट चेंज किया। सेम प्रकार है कि आपके पास्ट कैसे रहा, उस पास्ट में आपके बदलाव कैसे आए, उस बदलाव को पुराने की तरह अगर रहेंगे तो कोई लाभ है सृष्टि का? पर नहीं। जैसे आपके पापा ने जिस जीवन को जीवा, आपके दादा ने जिस जीवन को जीवा, आप अभी एजुकेशन क्यों लेना चाह रहे हैं? इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आपके पूर्वजों का जो जीवन था उसके जीवन में हम सुधार कर पाए। हमारे परिवार ने जिस प्रकार से कृषि पूर्वक जीवन किया, जिस प्रकार कष्टमय जीवन जिया, उस जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, उसी को तो आपको घर में सीखने को मिलता है। तब बोलते नहीं, इसका एक ही विकल्प है, शिक्षा। अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो एकमात्र आपका है कि अगर अच्छी तरीका से एजुकेशन लिए तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। आपका सामाजिक जीवन बदल जाएगा, आर्थिक जीवन बदल जाएगा, राजनीतिक जीवन, सब में बदलाव आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं कि हिस्ट्री मतलब हमें सिखाता है कि हमारे पास्ट में क्या था और अभी भविष्य में क्या हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो यही 3 कॉन्सेप्ट पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर पूरा इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे। इतिहास क्या है समझ में आ गया? इतिहास का जनक कैसे माना जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, ठीक है। चलिए, मोस्ट वेलकम इन हिस्ट्री। देखिए, इतिहास यही है हेरोडोटस साहब, देख लीजिए, ठीक है। हेरोडोटस है जिसे इतिहास का जनक माना जाता है। तो एग्जामिनर सोच लो, जो इतिहास है तो इतिहास का जनक के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो वही पहले बोला गया है, अतीत के अध्ययन को जो इनकम्प्लीट है, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं शॉर्टकट में, लेकिन इसका पूरा डिटेल में मिलेंगे। अतीत में घटी हुई घटनाएं जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है, उसी के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात बोला गया इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसे माना गया है? हेरोडोटस को। किसको माना गया है? काहे माना गया है? किसी को जनक कौन क्यों बोलते हैं? जननी, मतलब जिससे निर्माण हुआ है, उससे पहले कोई नहीं किया था इसके बारे में। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को लिखना, समझना चालू किया। इसीलिए हुआ, जैसे आप एक ऐसा आविष्कार कर देंगे, आपसे पहले कोई इस चीज का आविष्कार नहीं किया, आप उसका जनक बन जाएंगे। आप इस तरह हिस्ट्री पढ़ा देंगे कि नोट्स करने की कोई दरकार नहीं, पूरा एकदम ब्रेन टू ब्रेन जाए, बस परीक्षा में खाई लिख दे, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर देंगे पूरा हिस्ट्री लोड। तो बोले वो क्या होता है? बिना लिखने के, खाली श्रुति लिपि ज्ञान से सुन के उसको पूरा इतिहास का नॉलेज दे दिया। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे जवाब दे सकता है, आप पूरा हाईलाइट ले जाइएगा। पुराने जमाने में ऐसे होता था, वेद उद का जितना भी अध्ययन किया जाता था उसी प्रकार होता था, लिखा नहीं जाता था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो जैसे एग्जामिनर यहीं से पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। ये हुआ। दूसरी नंबर बात होता है मानव जाति। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि इतिहास जब होगा तो इतिहास हम लोग अतीत से जानेंगे। अतीत से जानेंगे मतलब उस काल से जानेंगे जिस समय हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ था,
तो जब सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो उस समय जो अवस्थाएं थी, उस समय हम लोग इस तरह मानव नहीं थे। कहाँ थे? आदि मानव। आदि मानव जो वर्तमान में जिसको आप चिपैंजी बोलते हैं, बनमानुष बोलते हैं, वही था हम लोग का आकार पूर्वज का। तो उस तरह का पूर्वज का आकार था, तो अभी भी पाया जाता है। तो वो अभी भी 8 कॉन्टिनेंट मतलब 8 ऐसे महाद्वीप है जहां पर अभी भी वो मिलते हैं, जिसको मुख्य रूप से प्रथम जो आदि मानव की जो खोज हुई थी वो अफ्रीकन कंट्री में हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में माना गया था। वहीं भी और आज भी वहां पर वो पूर्वज देखने को मिलता है। तो 8 कॉन्टिनेंट में है, तो अभी उसके बाद 8 महादेश में है। ठीक है, तो उसी के बारे में तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मानव जाति का पालना, पालना मतलब जहां पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, जहां से बनमानुष से मानुष बने हम लोग, तो वो देखने को जो मिलता है वो कौन सा देश में मिलता है? अभी आपको अफ्रीकी महादेश में मिलता है। तो इसीलिए अफ्रीकन लोग देखोगे अभी होगा, है ना। अभी बहुत गाना एक पॉपुलर हुआ है, उसी पर पूरा अभी गाना बनाया गया है। तो अफ्रीकन कंट्री देखो, वहां के लोग जो बनाया गया ना, पूरा गाना हाईलाइट है, बोल नहीं सकते हैं। तो जनरली सेंस कहने का मतलब क्या है? अफ्रीकन, जैसे वेस्ट इंडीज इंडियन क्रिकेट टीम है, वो लोग का देखो क्या होता है, वहां का रहन सहन उसी तरह होता है ना, तो अभी भी मिलता जुलता है। दूसरी बात बोलता क्या है? सभ्यता का पल्लव, मतलब आदि मानव जो ज्यादातर डेवलप किए वो किस कंट्री में आकर के किए? एशिया महादेश में। तो देखो हम लोग का देखो पूरा रहन सहन अलग मिलता है कि नहीं? महादेश जानते हैं ना कितनी है, कितना है? 7। उसमें एशिया महादेश भी एक है। तो उस महादेश में देखो हम लोग सारे महादेश में देखो सबसे अच्छी ढंग से रहते हैं। नहीं तो देखिएगा कौन कैसे रहता है, कैसे खाएगा, कैसे जिएगा, रहेगा, अलगे है। तो इसीलिए बोला जाता है सभ्यता का पालना, माने सभ्यता का जो ज्यादा विकास हुआ वो किस महादेश में हुआ? आपका एशिया महादेश में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता। ठीक है, पुरातत्व मतलब है जो पुरातत्व खोज होता है, भारत में भी तो किया गया था। तो जनरली ये इसे किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिएगा, एग्जामिनर यहीं पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कौन सा थे? हेरोडोटस। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व का पिता, पुरातत्व जनक, जैसे हजारीबाग में कोई खोज हो गया, उसको संरक्षण करने का दिमाग कैसे आया, किसके पास आया? उन्होंने स्टार्ट किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ी सी आउटलाइन थी। अब आ रहे हैं हम हिस्ट्री का मेन अध्याय पर, इतिहास। जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास के कालखंड को 3 भाग में बांटा गया है। वो 3 भाग जो बांटा गया है ये आमतौर पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। उसमें जो प्रमुख मत आता है लिपि के आधार पर। लिपि का मतलब होता है लिखने की कला। तो लिपि के आधार पर इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां पर आपको मानव को लिखने पढ़ने का कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं जानता था, लिखा कहा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो ये एक ऐसी काल है, इस काल में मानव को ना तो लिखना आता था ना ही पढ़ना आता था, और यही काल था आपका पाषाण काल, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आदि मानव का काल, जिसको बोला जाता है प्रस्तर काल भी बोलते हैं इसको हम लोग, पत्थर काल, पाषाण काल। सही मारे, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल या दूसरे भाषा में बोला जाता है आक ऐतिहासिक काल, एक ही बात है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, पाषाण काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पत्थर के काल के बारे में अध्ययन किया जाएंगे। ये एक ऐसी काल थी जिसमें मनुष्य को ना तो लिखना आता था ना ही पढ़ने आता था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो उस समय भी तो रहता होगा, जैसा भी गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता तो उसका जीवन नहीं जाता है, जीता है ना। तो उसी प्रकार हमारा सृष्टि का आरंभ में जब माना गया कि उस समय भी तो काल रहा होगा, तो उसको बोला गया है उसी काल को, जिस काल में मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस काल को माना गया। कौन सा काल माना गया है? प्राग ऐतिहासिक काल को माना गया। फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ, कुछ बोला कि चलो इतना होता है, तो कुछ घास उस दिया, कुछ लिख दिया, कोई भाषा में लिख दिया। तो जो थोड़ा पढ़ने में सक्षम हुआ, मतलब जिसको पढ़ा जाने लगा लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि क्या लिख दिया गया है, तो इस काल को हम लोग कहा जाता है कौन सा? आद ऐतिहासिक। आध मतलब आधा हो गया, पढ़े जाना तो लिखे नहीं जाना। जैसे आप लोग पढ़ने जानते हैं इंग्लिश, पढ़े जा अपना कोई भाषा पढ़ लिए तो लिखने नहीं जानते हैं। मान लो आपने क्या हो गया? खोटा भाषा,
पढ़ लेंगे सर, खोटा तो बोल लेते हैं, लिखे ये नहीं जानते हैं, है ना, लिखने जानते हैं ना, याद है ज्यादा गलती है मार दीजिएगा, लेकिन बोले क्या बोले, खोटा बोल देंगे, कॉन्सेप्ट सही मार रही है। तो देखो वही सबका देन है। तो ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसमें मनुष्य को पढ़ना आता था लेकिन लिखना नहीं आता था। तो ये जो काल, इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कौन से काल के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता, और आपको वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। बोलेंगे वेद तो सर लिखा हुआ है, वेद जानते हैं ना, वेद कितना तरह का होता है? 4। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो बोलेंगे सर ये वेद लिखा गया है, तो वेद लिखा नहीं जाता है, वो बाद में लिखा गया। लेकिन इस काल में जैसे ऋग्वेद वो श्रुति लिपि बोला जाता था, सुन के ज्ञान, जैसे रामायण, महाभारत, गायत्री मंत्र को बोलते हैं हम लोग। तो गायत्री मंत्र जब हम एक से दूसरे में प्रसार करते थे तो वहां लिखा नहीं जाता था, बोल के बोल देते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जब आप बोल देते थे तो ये जो उस काल की परंपरा थी, गायत्री मंत्र जो बोला जाता है, तो जनरली क्या होता था उस काल में, बोला नहीं, केवल सुन के ट्रांसफर होता था एक दूसरे से, लिखा नहीं जाता था। बाद में जाके इसको लिखा गया है। लेकिन उस काल में वैदिक काल जो बोला जाता है, जितने भी आपका ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, वो काल जो आता है अध ऐतिहासिक काल आता था, वहां पढ़ा जाता था, सुना जाता था, लिखा नहीं गया था। ठीक, उसके बाद अंतिम जो काल पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल। कौन से काल पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल था जिस काल में मनुष्य को पढ़ना भी आता था और लिखना भी आता था। तो इस काल का जो प्रारंभ होता है महाजन पद से होता है। कहां से होता है? महाजन पद, जिसे पढ़ेंगे 16 महाजन पद होते हैं, तो उस महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल में आपको पढ़ना पड़ेगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। यही है सबसे बड़ा कोर्स। समझ में आई बात? तो हम लोग डायरेक्ट जो इतिहास पढ़ते हैं, बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, वो नहीं है। तो वो ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होता है, क्योंकि ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत और आधुनिक भारत, और देश की आजादी तक हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ में आई बात? तो इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये है इतिहास का इंट्रोडक्शन। अब आइए, जब हम इसके बारे में बोले तो इसके बारे में कुछ और भी जाना जाए। आइए देखो, जितने अभी बात बोले वही सब सारे बात आपको लिखी गई है। जिसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल को दूसरा भाषा में क्या बोला जाता है? प्राक ऐतिहासिक। तो ये एक ऐसा काल है जिसको इंग्लिश में बोले जाते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलिए या प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलिए, एक ही बात है। तो बोला जाता है, देखो मनुष्य को लिपि और लेखन नहीं जानता था। मनुष्य जो हम लोग लिखते हैं ना, लेखन की कला का ज्ञान नहीं था। और इस काल का हम लोग स्टडी जो किया गया पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किए। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कोई मिल गया ऐसा पत्थर, उसमें मिल गया फोटो, मिल गया कुछ बनमानुष का फोटो मिल गया, तो उस काल में भी तो मिला होगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे अध्ययन करता है? इसमें होता है C40 कार्बन डेटिंग पर सिस्टम होता है। मतलब उस कार्बन डेटिंग सिस्टम जो होता है C40, उसी के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि इस काल का पत्थर है। हाँ, C40 लिख दिए, 14, ठीक है। C14 कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, तो उससे मेजरमेंट किया जाता है। अभी ला दीजिएगा कोई पत्थर, बोलेंगे हम आदि मानव का जमाना का है, ऐसे ले लेगा? नहीं, उसको रिसर्च सेंटर में चेक करेगा, ये आदि मानव की अभी रोडवे से उठा के दे दिया हमको पत्थर। समझ में आई बात? तो उसके द्वारा वो लोग एजेंसी अध्ययन करता है। तो उसी प्रकार बोला गया है कि जो आपको इस काल का जो अध्ययन किया पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब उस समय जो औजार मिले होंगे, आदमी का क्या बोलते हैं आकार मिला होगा, और शेष जिसको बोलते हैं मिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मिला था एकमात्र जीवित, तो कुछ मिला, खंडहर मिला, वहां पर कुछ आकृति मिला गया। तो ये लोग अनुमान लगाया जो थे इतिहासकारों ने, तो इस काल में कि जो मनुष्य जो था उस समय उसको ना लिखना आ रहा था, नहीं खाना पढ़ना आ रहा था, लेकिन उसका भी तो जीवन स्तर होगा। तो उसके जीवन स्तर का जो अध्ययन किया वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया, ठीक। तो वो जो काल था जो अभी आपको बताए, कौन सा काल था? पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर का काल। कौन सा काल? पत्थर का काल। तो पत्थर मतलब उस समय का पत्थर का जीवन कैसा रहा होगा, पत्थर से स्ट्रक्चर क्रिएट किए। तो इसीलिए बोला जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ दिया जाए
तो जो आपको बताया गया कहने का सेंस है, अगर एग्जामिनर बोल दे कि किस काल में आपका मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, कौन सा काल होगा? कौन सा काल? अरे बोलो साउंड में, कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था? नहीं जानता था। तो पाषाण काल को किस काल के नाम से जाना जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल के काल साल किस काल के नाम से? अरे बोल नहीं रहा, किस काल के? जब मेरे सामने नहीं बोलता तो घर में क्या पढ़ेगा? जय हिंद जय भारत। कॉन्सेप्ट जितनी क्वेश्चन बनेंगे दिमाग में एकदम लोड करते जाइए कि क्लास में ही पूरा का पूरा एकदम जीके लोड हो जाए, खाली घर में रिवीजन करो और लिख डालो। समझ में आई बात? श्रुति लिपि सुन के अध्ययन करना, खाली छाप देना है घर में, और दिमाग में रहेगा एकदम। वही टेक्निक इस बार सिखाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में समझे। फिर हम लोग पाषाण काल के पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पाषाण काल में फिर काल आएगा क्या? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल में आएगा निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। पूरा एकदम जन्म कुंडली पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग जानेंगे पाषाण काल को और किस नाम से जाना जा सकता है? प्राग ऐतिहासिक काल को। क्या इस काल में मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान था? इसका साक्ष्य कैसे मिला है? पुरातात्विक अध्ययन के आधार पर मिला गया है। मतलब कुछ तो सूलों का मिला होगा, मूर्ति मिला होगा, खंडर मिला होगा, पत्थर मिला होगा, तभी मिला होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? उसके बाद जो दूसरा काल आता है, देखो वही पाषाण काल के अंदर में जो बताया गया है, देखो 3 भाग में बांटा गया है पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पहला काल, इस पृथ्वी का सबसे पहला काल। इसीलिए लिखिएगा अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व। मतलब कब से सृष्टि आरंभ हुआ वो ज्ञात नहीं था, जब से आरंभ हुआ होगा 8000 ईसा पूर्व से। अब यहां पर एक बात को समझ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना है आप लोग। यहां देखो एक ईसा पूर्व लिखा रहेगा और एक ईसवी लिखा रहेगा, ठीक है, और उसका बीच में। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह, समझते हैं ना? ईसा मसीह। ईसा मसीह मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जितना काल होगा वो कहलाएगा ईसा पूर्व। समझ में आई बात? और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितना काल होगा वो ईसवी। तो अभी हम लोग बोले 2024, क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं कि ईसवी? मतलब 2024 मतलब ईसा मसीह का जन्म आज से 2024 साल पहले हो चुका था। आज से 2024 साल पहले हो चुका था। पर तब से हम लोग का ईसा मसीह का जन्म से 2024 बोल रहे। समझ में आई बात? तो ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। समझ में आ गई बात? ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है? तो अब देखो, अब जो ये कालखंड होगा अज्ञात काल से लेके 8000, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से 8000 ईसा पूर्व तक के काल को। आगे तो पूरा चला होगा। मान लो इधर लाख साल 8000 पर आ गए, माने अभी इधर से 8000 बाकी है, तो 8000 तक के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पाषाण काल का सब पार्ट है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण के बाद 8000 ईसा पूर्व में खत्म हुआ, तो 8000 से लेके कितना? 4000। देखो नींद नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं तो डबल फीस ले लेंगे। 4000 से लेकर के 8000 से 4000। अब देखो इसका डेट घटते जा रहा, एक दिमाग में होगा कि सर डेट घट रहा, बढ़ना चाहिए, है ना? काहे घट रहा? घट रहा इसलिए कि हम डेट जो होता है ईसा मसीह का डेट का क्या हो रहा, नजदीक 0 तक आएंगे तभी तो इधर चलेंगे। ये तो अज्ञात थे,
अज्ञात से आ रहे ईसा मसीह का बाद, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। तो जैसे जैसे नजदीक जाती हैं तो क्या होता है, हम लोग जीरो के पास पहुंचते हैं। तो जब 8000 से 4000 में पहुंचेंगे तो हमको जीरो के पास आना है ना, ईसा मसीह का जन्मदिन के पास। तो इसीलिए जब भी हम ईसा पूर्व पढ़ेंगे तो पीछे की ओर जब डेट बढ़ेंगे तो डेट बढ़ेगा। मतलब यहां से सपोज दैट ये 8000 आया, यहाँ 4000 आया, यहाँ सपोज को 2000, तो 8000 से पीछे चले, 4000 आए, 4000 से 2000, 2000 से जीरो, तो जीरो से चलेंगे 1 2 3 4, तब 2024। कॉन्सेप्ट सही मारी बात। इसीलिए जब ईसा पूर्व की होता है गणना तो पीछे की ओर चलते हैं। सही मारी बात। तो आइए, तो आपको जैसे बताया गया कि पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने भाग में, कितने भाग में, कौन कौन भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर से बोलो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। समझ में आई बात। अब आपसे पूछ दिया जाए, इसका डेट हर विद्वान का अलग अलग मत है, ठीक है, इसका कोई इसमें सीरियस नहीं है। तो पूरा पाषाण काल को माना गया है अज्ञात काल, अज्ञात मतलब जिसका कोई डिफाइन नहीं है, वहां से लेकर के कितना 8000। तो पूरा पाषाण का काल कब से कब तक, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक के काल को। दूसरा बात आता है मध्य पाषाण काल, तब इसके बाद आया होगा। तो मध्य पाषाण कहां, जहां पूरा पाषाण काल समाप्त होगा वहीं से कौन सा काल स्टार्ट होगा, तो वही लिखा गया है, देखो 8000 ईसा पूर्व से लेकर के कितना 4000 ईसा पूर्व तक। कहां से कहां तक, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तो अब देखो 4000 ईसा पूर्व मध्य काल खत्म, उसके बाद कौन सा पाषाण काल आएगा, देखो 4000 आया, उसके बाद नीचे 4000 ईसा पूर्व से कहां तक 2500 ईसा पूर्व, कहां तक 2500 ईसा पूर्व। समझ में आई बात। तो जब एक कालखंड खत्म हो रहा तो दूसरा कालखंड चालू होगा। तो इसी प्रकार फाइनली रिविजन कर लीजिए, पूरा पाषाण काल का काल कब से कब तक, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल कहां से 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल कहां से कहां तक, 4000 से लेके 250 ईसा पूर्व तक, 2050 ईसा। ठीक है। अब आइए अगला सेक्शन। अब जब हम लोग आए प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल, कौन सा काल, तो आदि ऐतिहासिक काल जिसमें देखो लिपि या लेखन का ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ने में असमर्थ हैं। अभी वो कौन सा भाषा में लिख दिया अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो कुछ तो लिखा होगा, लिख दिया, कुछ लिख देना आप लोग भी ऐसे लिख दिया है, अब उसको हम लोग वर्तमान काल में स्टडी नहीं कर पा रहे अच्छी तरीका से, तो उसका भी तो कई काल रहा होगा। तो वही बोला गया है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरी पीरियड या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। तो बोला गया है इस काल में जो लिखा गया है, लिखने का तो ज्ञान था लेकिन वर्तमान में उसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो भी तो काल रहा होगा। तो उस काल का भी अध्ययन हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण, जो उस जमाना में हमें प्रमाण मिले हैं, उस काल में जो प्रमाण मिले हैं, उसी के आधार पर हम लोग बताएं कि वो काल आदि ऐतिहासिक काल हो सकता है। लेकिन इतनी बात पता चली कि उस काल में लोग कुछ लिखते थे लेकिन कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, लिख लाख के चल गया, सर्च कर रहा इतिहासकार, और हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा। अगर वो लिख के नहीं जाता तो हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, तो उसको मिलवाइए कहाँ था वो आदमी, लोग हेरोडोटस को ढूंढिएगा, उसका वंशज होगा ना अभी। चलिए, तो पुरातात्विक साक्ष्य किस आधार पर अध्ययन करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा काल था जिसमें मनुष्य लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था, कौन सा काल, कौन सा काल, और वो कौन सा काल था जिसे मनुष्य लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, प्राग इतिहास। और वो काल जिसे मनुष्य लिखना जानता था पढ़ना नहीं, कौन सा काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक। अब आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन जो करेंगे उसी का अंदर में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, तो देखो नवपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व में खत्म हुआ था। तो देखो उसके बाद
2500 ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक? 1500 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं ना, या पढ़ेंगे भी, शॉर्टकट में पढ़े, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जिसका काल जो प्रारंभ होता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और इसी आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता, वेद पुराण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो जो काल चालू होता है 1500 ईसा पूर्व से लेके कौन सा ईसा पूर्व तक? 600 ईसा पूर्व। ठीक, उसके बाद वैदिक काल भी फिर दो कालखंड में विभक्त हो गया। एक हुआ ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब जब वेद का काल समाप्त होता है, जैसे गुप्त काल, गुप्त उत्तर काल, मतलब उसका काल समाप्त होकर के नया काल प्रारंभ होता है। तो वैदिक काल का जब हम लोग का प्रारंभ करेंगे तो ये भी दो कालखंड में विभक्त होगा। एक जो होगा ऋग वैदिक काल, जिसका कालखंड जो होगा 1500 से कहां तक? 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो चलेगा 1000 ईसा पूर्व से लेके कहां तक चलेगा? 600 ईसा पूर्व। तो अब समझ में आया कि हम लोग इतिहास को किस तरह विभाजित कर रहे हैं। तो खाली टॉपिक का सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लो, प्राचीन भारत पढ़ लिए, कहा है प्राचीन भारत, अगर आगे पीछे का है पते नहीं, पढ़ते। अब मेरा आई होप की आशा है कि आपको इतिहास का क्रमवत समझ में आ रहा होगा कि इतिहास क्या है और कहां कहां कैसे पढ़ा जाता है। कौन सा सही में आ रही है ना? ठीक है, पढ़िए बढ़िया से, आप हायर एजुकेशन में भी काम करेगा आपको। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गई कि किस किस कालखंड में किसको किसको रखा गया है। ठीक, तो आपका ऐतिहासिक कालखंड में किसको रखा गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता और, ठीक है, तो मतलब इस सिंधु, अब अगर आप क्वेश्चन एग्जामिनर देखो ये पूछ देगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य को पढ़ने का ज्ञान था? नहीं था, केवल क्या था? लिखने का ज्ञान था। अब बोलेगा पढ़ेगा ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान कौन सा? क्योंकि ये कौन सा कालखंड है? आद्य ऐतिहासिक काल है। क्या वैदिक सभ्यता में मनुष्य को पढ़ने का ज्ञान था, लिखने का ज्ञान था? पढ़ लिख सकता था, लेकिन कौन कालखंड है? समझ में आ रही बात को? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा जवाब मिल पाएगा। अब देखो, अब आपका वैदिक सभ्यता जो हुआ, वैदिक सभ्यता को कितने कालखंड में बांटे हैं? फिर दो, कौन कौन सा काल? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसीलिए आपसे सबसे बोला जाता है ना, वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? ऋग वेद, क्योंकि उसके बाद ही सभी वेदों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सबसे पहला वैदिक काल का वही काल है, ऋग वैदिक काल। कौन सा समझ मारी बात को? तो ऋग वैदिक काल का आरंभ कहां से कहां तक होता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बोलो कितना से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कौन कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दो, कौन कौन? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ भाई, अगला ऐतिहासिक काल। अब हम लोग ऐतिहासिक काल में जब एंट्री किए, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड इंग्लिश में। ठीक, तो इसमें जो हुआ, लिपि का ज्ञान तो था ही, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक में आ गया था। अब क्या हुआ, हम उसे पढ़ सकते हैं। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में जितनी भी बातें लिखी गई है उसको हम लोग लिख भी, समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इस काल का अध्ययन हम दो तरीका से करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक, कुछ प्रमाण मिले होंगे, मूर्ति मिले, वस्तु, जैसे अभी गुप्त काल मूर्ति मिल गया तो बोलते हैं ये गुप्त काल का, सिक्का मिल गया, साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य इसी के आधार पर। और साहित्यिक साक्ष्य मतलब राजा महाराजा अपना जीवनी लिखाते थे, अकबर का जीवनी, बाबर का जीवनी, सब लिखा गया है, तो पुस्तक के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं दो तरीका से करेंगे, एक पुरातात्विक साक्ष्य से और एक साहित्यिक साक्ष्य। यही एक ऐसा कालखंड था जहां पर हम लोग पुरातात्विक के आधार साथ साथ साहित्यिक मतलब किताब जो जिसको बोलते हैं उसके स्टडी के द्वारा भी इस काल का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे हम लोग बाबर का अध्ययन करना, मुगल काल का अध्ययन करना है, वो लोग किताब लिखा है, लिखा हुआ। शाहजहां, उसका ताजमहल बनाया, ताजमहल भी देखा है, किसकी याद में बनाया था? काहे बना दिया था? प्रेम का दीवाना था, मैं मर गया मेरी पत्नी तो बना दो, हाँ बना दिया।
अब उसी के सामने वो सोचो, वो कब्रिस्तान कहाँ है, क्या बोले जाता है उसको, मकबरा बोले तो क्या है, कब्रिस्तान, मरा हुआ व्यक्ति का स्थान, वहां के जाके सेल्फी मारते हैं, है ना। मुमताज की यादें, वहां मुमताज की याद में ही ना बनाया गया, सेल्फी मारते हैं पूरा, हम ताजमहल घूम रहे हैं। अरे ताजमहल घूम रहा तो उसको कुछ काम किया तब, आप कौन सी काम किए, हम किए घूमने के लिए, वही सबसे बड़ा काम किए, है ना। तो अपना भी कुछ काम कीजिए कि आपका भी कोई नाम ले, आपका नहीं तो देखेगा कि कहाँ अननोन 1 करोड़ 141 करोड़ की जनसंख्या में कहाँ आप है पते नहीं। अरे भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है वर्तमान में, पूछेगा जी के तो याद रखिएगा 141 करोड़, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या, 100 करोड़ पार करने के बाद आता है ठीक है, चलो अब तो देखो ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, तो ऐतिहासिक जो काल रहा इसमें हम लोग क्या लिपि द्वारा किसी को जान सकते हैं, बोलो हाँ या ना, जान सकते हैं, क्या उस काल में पढ़ने का ज्ञान था, ठीक है। फिर बोला गया इस काल का अध्ययन किस तरह से कर सकते हैं, दो, कौन कौन, पुरातात्विक और शैक्षणिक। अब यही कालखंड के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा प्रमाण मिला। तो इस काल देखो अभी हम लोग किए ना, उत्तर वैदिक काल को समाप्त किए 600 ईसा पूर्व तक। अब उत्तर वैदिक काल जहां 600 ईसा पूर्व से समाप्त हुआ, वहीं से होता है प्राचीन भारत का इतिहास का प्रारंभ, जहां कहां होता है 600 ईसा पूर्व से कितना तक, ये कौन सा काल है, प्राचीन काल। प्राचीन काल का प्रारंभ कहां से कहां तक, 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व। प्राचीन ईसा, अच्छा ईस्वी में हम लोग इंटीग्रेट किए, सॉरी, मतलब हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद में आ चुके हैं, ठीक है। अब मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास कहां से, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक अध्ययन करेंगे। और आधुनिक भारत का अध्ययन हम लोग कहां से करेंगे, 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक। और आधुनिक विश्व, जिसमें विश्व युद्ध हुआ, फ्रांस क्रांति, रोमन क्रांति, ये सब क्रांति जो आता है, तो आधुनिक विश्व के बारे में जो 14वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी का बीच में तक पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। मैंने 1400 ईसा पूर्व से लेके 1950, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। समझ में आई बात। तो आमतौर पर 3 ये सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ ये, यही सबसे हिस्ट्री का लंबा सेक्शन है। वो छोटा क्वेश्चन है, प्राक और आदि ऐतिहासिक काल छोटा है, लेकिन ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है। कि इसी ऐतिहासिक काल में आप कितने को भाग का पढ़ना है, क्या का पढ़ना है, बोलो, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के बारे में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे प्राचीन काल का प्रारंभ कब से कब तक होता है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं बोलिएगा, अब ईसा मसीह का जन्म के बाद का काल में आ गए हैं। मध्य भारत का काल कब से प्रारंभ होता है, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी। आधुनिक भारत कहां से प्रारंभ होता है, 1707 ईस्वी से 1964। और आधुनिक विश्व के बारे में कहां से पढ़ेंगे, 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 ईस्वी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं, मतलब 21वीं मतलब 20 वाला हम लोग समाप्त करके 21वां वाला में चल रहे हैं। उसी तरह 14वीं शताब्दी 14 से 1402 14 से 30 चलते चलेगा 1500, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई। लास्ट रिमाइंडर याद कीजिए सारे बात। इतिहास का जनक किसे माना जाता है, भारत का पुरातात्विक विभाग का जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इतिहास को मुख्य काल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा भाग, प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था, नहीं जानता था। आद ऐतिहासिक काल में मनुष्य को पढ़ने का ज्ञान था कि लिखने का, लिखने का। उसको क्या वर्तमान में हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो आग ऐतिहासिक काल को कितने भागों, किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, बोलो कौन सा घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया, 2, कौन कौन सा भाग, ग्रीक वैदिक और उत्तर वैदिक काल,
ठीक है। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान था। हम इसका अध्ययन किस रूप में करेंगे? पुरातात्विक और साहित्य के आधार पर। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है? कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए प्राचीन भारत का इतिहास। कहां से इसका कालखंड चालू होता है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 712। तो जैसे ही हम लोग करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग अध्ययन जो करेंगे, इस काल में मनुष्य को लिखने का भी ज्ञान था, पढ़ने का भी ज्ञान था। तो इस काल का जो प्रारंभ होता है महाजन पद से होता है। कहां से होता है? महाजन पद में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, देखो 600 है, 6ठी शताब्दी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चालू होता है। फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे बात कौन सा अध्ययन करेंगे? मगध साम्राज्य, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था। मगध साम्राज्य कहां से अध्ययन करेंगे? 600 ईसा पूर्व से। समझ में आ रहा ना काहे माइनस में चल रहे हैं? क्योंकि हम ईसा मसीह के काल के नजदीक पहुंच रहे हैं। जब तक जीरो नहीं जाएंगे तब तक हम लोग ईस्वी तक नहीं पहुंचेंगे। पार कर गए ना, ये तो ईस्वी पार कर गए हम लोग। ठीक है, अब आइए मगध काल के बाद कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। इसका काल कहां से चलेगा? गलत लिखा गया, रुक जाओ। हम लोग का ये चल रहा है ना, ईसा पूर्व आएगा। 600 ईसा नहीं, ईस्वी में एंट्री कर गया, तभी तो नॉलेज था ना। ईस्वी 800, 184, 84, 664, गलत हो गया। देखो यहाँ होगा ईसा पूर्व आएगा, यहाँ भी ईसा पूर्व आएगा, फिर 184 से ये ईसा पूर्व आएगा। अब आएगा यहां से 184, 384, फिर 184 ईसा पूर्व से। अब यहाँ आएगा ईस्वी, यहां से ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग जो पढ़ेंगे, जो महाजन पद का जो काल होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य होगा 600 ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व? 300 ईसा पूर्व अभी चलेगा। फिर मौर्य साम्राज्य चलेगा 323 ईसा पूर्व से कितना से? 184 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल समाप्त और गुप्त काल का उदय। ये जो काल पढ़ेंगे हम लोग 184 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी में आ जाएंगे आप। उसके बाद गुप्त का साम्राज्य जो पढ़ेंगे 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी का बीच में। और लास्ट में हर्षवर्धन का जो काल पढ़ेंगे 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक। ये जो कालखंड है आपका प्राचीन भारत के इतिहास का कालखंड है। ठीक, इसके बीच में जो आप देख रहे हैं गैपिंग, इसमें बहुत सारे राजाएं, छोटे छोटे राजाओं ने भी शासन किया, इसीलिए उसके कालखंड को नहीं लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मध्य, आज आपको बता रहे हैं कि जनरली हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, किसके क्रमवत में क्या क्या रखा जाता है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस चीज पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है। नहीं तो पढ़े जा रहे हैं मतलब आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन की पढ़ाई है, इसमें आंख खोल करके पढ़ना है। कौन से समझ में आ रही है? देखो, तो जैसे मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास का कालखंड कहां से कहां तक चालू होता है? 712 से 1700। फिर से बोलो, मध्यकालीन भारत कहां से कहां तक? 12 ईस्वी से 700, 1700 नहीं बोल रहा सब। फिर से बोलो, मध्य भारत का इतिहास कहां से कहां तक? 1707 ईस्वी तक। अब आया, ठीक है, क्योंकि जितने एनर्जेटिक्स से पढ़ोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, उतने जल्दी जॉब लोगे। कहने का सेंस है कि आप जब हमारे सामने दिमाग को एकाग्र नहीं रखते तो घर में तो इन्हें हाथ इधर मोबाइल वेटिंग, एक किसी का मैसेजो घुस गया, किसका आया वहां देखना है तब पढ़ना है। सोचो कंसंट्रेशन नहीं है हम लोग के पास, रहता है कि नहीं हम लोग का दिमाग। तो मेरे प्रेजेंट में जब नहीं बोलोगे तो घर में पढ़ोगे, इधर मोहल्ला में कौन झगड़ा कर रहा है उसका आवाज आ रहा है, उसी का आवाज पहले कान में जाएगा। लॉज में कौन मारा पीटी कर रहा है उसका आवाज आएगा, यहाँ नहीं आएगा कि हमको क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग को बाहरी दुनिया से ज्यादा लगाव है, तो कम से कम यहाँ तो लगाव रखो क्लासरूम में। ठीक है, तो आओ अब हम लोग मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत का भी विभाजन किया गया है। कैसे विभाजन किया गया है?
तो देखो मध्यकालीन भारत में पहला बोला गया है पूर्व मध्यकालीन, कौन सा? पूर्व मध्यकालीन, और इसमें दूसरा होगा उत्तर मध्यकालीन। ठीक है, मतलब मध्य भारत के इतिहास को भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में? पूर्व मध्यकालीन और एक उत्तर मध्यकालीन। अब पूर्व मध्यकालीन का जो शासन चलता है वो कहां से कहां तक चलता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी। कहां से कहां तक? 8वीं से 12वीं। देखो 1700 ईसा पूर्व आ रहा, मतलब 18वीं बोल रहे हैं हम लोग। 20वीं सदी में 21वीं सदी बोलते हैं, लेकिन चल रहा अब 2024 चल रहा, तो एक कालखंड आगे होता है। तो जैसे 8वीं बोल रहे हैं मतलब 700 ईसा पूर्व में हम लोग घुस गए 8वीं सदी में। तो वही बोला गया जो पूर्व भारत का जो है मध्यकालीन जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे वो 8वीं से 12वीं सदी तक पढ़ेंगे। इसमें 3 चक्र में चलेगा, क्योंकि भारत जो था हमारा उत्तर और दक्षिण भारत में भी बटा हुआ था। ठीक है, तो उत्तर भारत में हम लोग जो अध्ययन करेंगे हिस्ट्री में, राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में, गुर्जर के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद दक्कन के बारे में चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत में जब एंट्री करेंगे तो चेर राजा, पांडे, चोल, शाही चोल, जो 9वीं से 12वीं सदी तक चला था। कौन सा सही हमारी बात? तो इसका जो अध्ययन करेंगे हम लोग किस काल में करेंगे? पूर्व मध्यकालीन में, जिसका कालखंड कब से कब तक है? 8वीं से 12वीं। ठीक, अब जब पूर्वी आया तो फिर उत्तर में आएगा, तो उत्तर मध्यकालीन भारत जो चालू होगा जहां से समाप्त 12वीं सदी से कितना? 18वीं। तो देखो पूरा कालखंड है 8वीं से लेकर के 18वीं तक। तो देखो अंतिम में 12 से 18। तो इस काल में उत्तर भारत में फिर शासन आ जाएगा किसका? दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश और मुगल साम्राज्य। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई मुगल साम्राज्य का अध्ययन किस कालखंड में करते हैं? उत्तर मध्यकालीन। इसीलिए देखना किताब में लिखा रहता है उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा समझ में आ रही है ना? जब हम लोग पढ़ते हैं क्या आपका चोल वंश, चालुक्य वंश, राजपूत के बारे में, तुम्हारे का पूर्व मध्यकालीन लिखा रहता है किताब। समझ में आई बात? तो पूर्व मध्यकालीन का जो कालखंड है ये इसका कालखंड है। और जब हम दिल्ली सल्तनत, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। कौन सा सही हमारी बात? तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मध्यकालीन में पहले आएंगे उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में उस समय जिस राजाओं का, जिस वंश का शासन चल रहा था उसमें दिल्ली सल्तनत था, चौहान वंश था और मुगल वंश। दक्कन में विजयनगर का शासन चला था और बहमनी साम्राज्य। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में फिर चेर, देवगिरी का में जिसके यादवों का शासन था, वारंगल का काकतीय वंश, वो भी सुने ना, बाहुबली, काकतीय वंश साम्राज्य। ठीक है ना, बोलता है वही काल। फिर उसके बाद द्वार समुद्र के होसल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है, मैंने ये कालखंड बता दिए कि कभी एग्जाम में पूछा जाए या कभी आपको कोई टॉपिक आ जाए तो ये दिमाग नहीं है कि ये कहां से काल आ गया, वारंगल का काकतीय वंश कहां से एंट्री कर गया। तो वारंगल का काकतीय वंश मध्य उत्तर मध्यकालीन भारत में है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो हिस्ट्री ऑनर्स तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, है ना? पीजी वाला को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चलिए कम से कम पढ़ तो लीजिए कि कम से कम लिख पाओ। कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया तो पढ़ लो कम से कम। तो फाइनल रिवीजन, मध्यकालीन भारत को कितने भागों में? दो। कौन कौन सा भाग? पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का काल कब से कब तक? 18वीं से 12वीं। उत्तर में भारत में किसका शासन था उस समय? राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार। दक्कन में किसका था? चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में किसका? चेल, पांड्य, चोल और शाही चोल। फिर उसके बाद उत्तर भारत का काल कब से कब तक? 12वीं से 18वीं शताब्दी। इसमें उत्तर भारत में उसमें शासन किसका चल रहा था? दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल साम्राज्य। दक्कन में किसका शासन था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। और उसके बाद दक्षिण भारत में किसका शासन था? चेल, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र का होयसल। इतना शासन चल रहा था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये था आपका मध्य भारत। तो प्राचीन भारत, मध्य भारत, अब आधुनिक भारत। तो इसके बाद से जो 18वीं सदी से लेकर के देश की आजादी तक जो काल चलेगा वो आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना दिमाग में गया? इतनी सारी बातें जो आपको दी गई थी
ये क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कालखंड क्या है, हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है, किसको किस कालखंड में रखा गया है। ठीक है, तो यहां तक हुई। इसके बाद से हम लोग क्रमबद्ध करेंगे कि हम लोग पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे और आदि मानव का जन्म से कैसे हुआ, वो किस तरह अपना लाइफ में सुधार किया, उसके आगे की कक्षा में हम लोग करेंगे। यह है आदि मानव के बारे में स्टार्ट करेंगे। कौन सा सही बात। तो आज की कक्षाएं यहीं तक। बहुत इंटरेस्टेड आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। देखो ना, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए थे ना, इसमें तो और आनंद आएगा। तो आराम से क्लास नहीं छोड़िएगा। तो देखो, जिस बच्चे ने आज का क्लास छोड़ दिए हैं, हम इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, क्योंकि देखो आपको क्या पढ़ना है। बातें सामने बैठे के बतियावे लगे, मैंने पढ़ावे लगे तो आप लोग पीछे पढ़ावे लग गए। सर हम लोग को बोलने का है, लिखने का नॉलेज नहीं है। ठीक, आधे ऐतिहासिक काल में है। अरे काल चेंज हो गया है, अब आप मॉडर्न टाइम में आ गए हैं। देखो मॉडर्न टाइम में फोन लेके बात कर रहा है ना। देखो यहाँ से चिपैंजी बनमानुष से आया, खड़ा हुआ, मारा भाला होगा, फिर देखो सेल फोन से स्टार्ट हो गया। यही ना आप लोग हैं। तब इसको पढ़ाएंगे यहाँ से, देख लीजिए, यहाँ से लौट के आए हैं। ठीक है, तो बनमानुष से चलेंगे हम लोग। तो जितनी आज क्लास ले समझ में आया। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा आज का क्लास देख लीजिएगा, इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग में डाल दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये पहले बोले कि कोई भी टॉपिक पढ़ाए, पहला क्लास नहीं। सपोज दैट आज जब पढ़ाया, कल से हम बोलेंगे तो क्या होगा, खाली हाँ क्या पाषाण काल, हाँ पाषाण काल पढ़ रहे, क्या पाषाण काल है, पाषाण काल आया कहां से, आप पढ़े तब ना, कहां से आया पाषाण काल को, कितने खंड में चलेंगे, क्या बांटना है, नहीं तो आएंगे पाषाण काल जी हाँ लिखो, उसका आगे और पीछे कुछ पते नहीं, आगे और पीछे सब, बीच में पूरा सफा, इसीलिए आप लोग सफा हो जाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आज की कक्षाएं यहीं तक, धन्यवाद।